हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो हम करने वाले हैं बिहार एसटीटी के लिए म्यूजिक के यानी कि संगीत के महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, भरत के काल में वाद्य वृंद के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था। देखिए, अगर आपका पेपर फर्स्ट होगा या पेपर सेकंड भी होगा, उसमें आप लोग देखे होंगे सिलेबस में मेंशन किया गया था आपको वाद्य वृंद के बारे में पढ़ना है। तो उसी टॉपिक का ये क्वेश्चन है कि भरत के काल में वाद्य वृंद के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो कुतुब शब्द का प्रयोग किया जाता था भरत के काल में वाद्य वृंद के लिए, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, कुतुब। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, भरत और दलित के अनुसार वाद्यों के कितने प्रकार बताए गए। किस चीज के, तो वाद्यों के। किसके अनुसार, तो भरत और दलित के अनुसार वाद्यों के कितने प्रकार बताए गए, तो वाद्यों के 3 प्रकार बताए गए इन दोनों के अनुसार। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भरत ने तत्वाद्यों की वादन क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था। किसने, तो भरत ने तत्वाद्यों की वादन के क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था, तो प्रयोग किया गया था धातु शब्द का। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि भरत ने तत्वाद्यों की वादन क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया, तो धातु शब्द का प्रयोग किया था भरत ने तत्वाद्यों की वादन क्रिया के लिए। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महर्षि नारद के अनुसार वाद्यों के कितने प्रकार बताए गए हैं। किसके अनुसार, तो महर्षि नारद जो है उनके अनुसार आपको बताना है कि वाद्यों के कितने प्रकार बताए गए। तो उनके अनुसार वाद्यों के 3 ही प्रकार बताए गए हैं, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगीत रत्नाकर के अनुसार वाद्यों के कितने प्रकार बताए गए। तो संगीत रत्नाकर जो है इसके अनुसार वाद्यों के कितने प्रकार बताए गए, तो इसके अनुसार वाद्यों के 4 प्रकार बताए गए। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ जो है उसके लेखक कौन है, क्योंकि पिछली वीडियो में इसका आंसर ऑलरेडी कई बार बता चुके हैं। समझ गए आप लोग, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ के लेखक कौन है। और संगीत रत्नाकर ग्रंथ जो है इसके अनुसार वाद्यों के कितने प्रकार बताए गए, तो 4 प्रकार बताए गए हैं। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, तानसेन के द्वारा रचित ध्रुपद में कितने प्रकार के वाद्यों का उल्लेख किया गया। किसके द्वारा, तो तानसेन के द्वारा रचित जो ध्रुपद है उसमें कितने प्रकार के वाद्यों का उल्लेख किया गया, तो उसमें भी 4 प्रकार के वाद्यों का उल्लेख किया गया तानसेन के द्वारा रचित ध्रुपद में, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, सामगान में प्रचलित ऐसे वाद्य का नाम बताइए जिसके स्वर स्थिर थे और उसी के आधार पर वीणा मिलाई जाती थी। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोड़ा समझ लीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन है कि सामगान में प्रचलित ऐसे वाद्य का नाम बताइए। सामगान में प्रचलित ऐसा वाद्य का नाम बताना है जिसके स्वर में स्थिर थे और उसी के आधार पर क्या होता था, वीणा मिलाई जाती थी, तो उसका नाम है वेणु। सामगान में प्रचलित ऐसे वाद्य का नाम बताना था, तो उसका नाम है वेणु। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। सामगान में प्रचलित वाद्य का नाम है वेणु, जिसके स्वर स्थिर थे और उसी के आधार पर वीणा मिलाई जाती थी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, विचित्र वीणा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। विचित्र वीणा जो है इसको अन्य और किसी नाम से जाना जाता है, तो वो कौन सा नाम है, तो बट्टा वीणा के नाम से विचित्र वीणा को जाना जाता है। याद रखिएगा, विचित्र वीणा जो है इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो बट्टा वीणा के नाम से भी विचित्र वीणा को जाना जाता है। समझ गए, ऑप्शन इसका क्या होगा, तो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विचित्र वीणा वादन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। विचित्र वीणा के वादन के लिए, यानी कि विचित्र वीणा को बजाने के लिए 4 ऑप्शन में सबको बताना है किसकी आवश्यकता होती है। तो जावा और मिजराव की आवश्यकता होती है विचित्र वीणा को बजाने के लिए, यानी कि वादन के लिए। विचित्र वीणा वादन के लिए जावा और मिजराव की आवश्यकताएं होती हैं, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, तो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचित्र वीणा में मुख्य तारों की संख्या कितनी होती है। विचित्र वीणा जो है इसमें मुख्य तारों की संख्या जो है वो कितनी होती है, तो 6 होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखेंगे आप लोग कि विचित्र वीणा में मुख्य तारों की जो संख्या होती है वो 6 होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कच्छपी वीणा में कितने तार होते हैं। किस वीणा में, तो कच्छपी वीणा में कितने तार होते हैं। तो कच्छपी वीणा जो होता है उसमें 2 तार होते हैं। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ठीक है, और जितना क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तंत्री वीणा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। एक तंत्री वीणा जो है इसको और किस नाम से जाना जाता है, इसको जो है और घोषा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, तो एक तंत्री वीणा को घोषा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आलपनी वीणा में कितने तार होते हैं? किस वीणा में? तो आलपनी वीणा में। आलपनी वीणा जो होता है इसमें कितने तार होते हैं? 3 होते हैं, 5 होते हैं, 4 होते हैं या 6 होते हैं? तो इसमें 3 तार होते हैं। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। याद रखेंगे आप लोग, आलपनी वीणा जो है उसमें 3 तार होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। और इस सब का अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुके हैं कैसे लेना है, और इस वीडियो में भी बाद में लास्ट में आपको बता देंगे कि पीडीएफ को वो कैसे लेना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नकुली वीणा में कितने तार होते हैं? नकुली वीणा जो होता है इसमें कितने तार होते हैं? तो इसमें 2 ही तार होते हैं। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। याद रखिएगा, नकुली वीणा में 2 ही तार होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से यानी कि 4 ऑप्शन में से किस वाद्य को गज से बजाया जाता है? किस वाद्य को, यानी कि जितने भी ये सब क्या तो वाद्य यंत्र है, इस वाद्य यंत्रों में से किस वाद्य यंत्र को गज से बजाया जाता है? तो इस राज को किससे बजाया जाता है? तो गज से बजाया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नारद के द्वारा प्रयोग की गई वीणा को किस नाम से जाना जाता है? नारद जी जो है उनके द्वारा प्रयोग की गई जो वीणा थी उसको और किस नाम से जाना जाता था? तो उसको महती वीणा के नाम से भी जाना जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया था कि नारद के द्वारा प्रयोग की गई वीणा को अन्य किस नाम से जाना जाता है और किस नाम से जाना जाता है? तो महती वीणा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा ब्रह्म वीणा में तारों की संख्या कितनी होती है? किस वीणा में? तो ब्रह्म वीणा में। ब्रह्म वीणा में जो तारों की संख्या है वो कितनी है? तो ब्रह्म वीणा में तारों की संख्या 6 होती है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। याद रखेंगे आप लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सितार में अलाप जोड़ तथा झाला वादन के पश्चात कौन बजाई जाती है? सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा कि सितार में अलाप जोड़ तथा झाला वादन के पश्चात यानी कि उसके बाद कौन सी बजाई जाती है? क्या बजाया जाता है? तो उसमें मसीत खनी गत बजाया जाता है, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। सितार में अलाप जोड़ तथा झालर वादन के पश्चात यानी कि इसके बाद मसीत खानी गत बजाई जाती है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन है चल ठाठ के सितार में पदों की संख्या कितनी होती है? चल ठाठ के सितार में पदों की जो संख्या है वो कितनी होती है? 4 ऑप्शन दिया और इसमें सबको बताना है, तो इसकी संख्या होती है 16 से 19। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। चल ठाठ के सितार में पदों की संख्या कितनी होती है? तो 16 से 19 होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अचल ठाठ के सितार में कितने पर्द होते हैं? अचल ठाठ के जो सितार होते हैं उसमें कितने पर्द होते हैं? तो 19 होते हैं। कितने? याद रखिएगा, अचल ठाठ के, चल और अचल दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अचल ठाठ के सितार में कितने पर्द होते हैं? तो 19 होते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सितार में चिकारी का तार कहाँ मिलाया जाता है? सितार में चिकारी का जो तार होता है वो कहाँ पे मिलाया जाता है? तो तार संडज में मिलाया जाता है सितार में चिकारी का तार। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सितार में बाज का तार किस स्वर में मिलाया जाता है? सितार में बाज का जो तार होता है या किस स्वर में मिलाया जाता है इसको? तो इसको मिलाया जाता है मंद्र मध्यम में। किसमें? तो मंद्र मध्यम में सितार में बाज का तार को मिलाया जाता है, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। और देखिए अगर आप लोग इस सब का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुके हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप लोग चैनल के होम पेज पर जाकर देख सकते हैं इसका पीडीएफ किस तरह से लेना है। समझ गया? और सिंपल वे में आपको बता देते हैं कि पीडीएफ में आपको रहेगा क्या क्या और मिलेगा क्या क्या। आपका पेपर फर्स्ट हो चाहे आपका पेपर सेकंड, और जो भी बच्चे पहले से पीडीएफ को ऑलरेडी ले चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं, तो जो भी बच्चे पहले से पीडीएफ को ले चुके हैं वीडियो को थोड़ा स्किप करके आगे से देख लीजिएगा। जो भी तक नहीं लिए उनको बता देते 2 मिनट के अंदर कि कैसे लेना है। तो देखिए पेपर फर्स्ट आपका हो सकता है या आपका पेपर सेकंड हो सकता है। कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा पेपर फर्स्ट है कि सेकंड है, कैसे पता करें? तो सिंपल सा है, जो भी 9 10 से फॉर्म भरे होंगे उनका पेपर फर्स्ट होगा और जो 11 12 से भरे होंगे उनका पेपर सेकंड होगा। समझ गए? अब पेपर फर्स्ट की बात करें तो इसमें टोटल इकाई कितने यानी कि यूनिट कितने? तो 14 यूनिट है, आपके सिलेबस में मेंशन किया गया 14 यूनिट आपको पढ़ना पड़ेगा। समझ गए? पेपर 2 की बात करें तो इसमें टोटल आपको 17 यूनिट पढ़ना पड़ेगा, 17 इकाई पढ़ना पड़ेगा, यानी कि सिलेबस है। जैसे पहला इकाई में संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई, दूसरा इकाई में हिंदुस्तानी संगीत, कर्नाटक संगीत, इस सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। समझ गए? तो यही होता है इकाई। अब आपके जैसे पेपर फर्स्ट है इसमें 14 इकाई में जो भी आपको पढ़ना है वो सब इस पीडीएफ में ऐड कर दिए, तो आप लोग इसको पढ़ करके पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। और जिनका पेपर 2 होगा वो इस 17 इकाई को पढ़ करके इस पीडीएफ में जो ऐड कर दिए 17 इकाई में जो भी आपको पढ़ना है वो सब इसको पढ़ करके आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए आपके जैसे सिलेबस में मेंशन सिर्फ ओनली अगर बात करें तो जैसे लिखा हुआ है कि रागों का वर्गीकरण। अब ये नहीं पूछा गया कि कौन सा राग के पढ़ना राग के बारे में पढ़ना है, जौनपुरी राग के बारे में पढ़ना है कि राग श्री के बारे में पढ़ना है या किसी और अन्य राग के बारे में पढ़ना है, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया। इसलिए सिलेबस अगर देख करके आप सोचेंगे कि खुद से पढ़ लेते तो नहीं हो पाएगा। इसलिए आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं, इसमें डिटेल में बताए हुए कि जो पढ़ना है और जो कितना पढ़ना है वो सब उसमें जितना राग श्री है जो भी है। या जैसे घराना की बात करो तो लिखा हुआ है कि भारत के विभिन्न घराना, ये नहीं मेंशन किया गया कि भारत के कौन सा घराना, तो भारत का जितना घराना है सबको आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो बनारस घराना हो, किराना घराना हो,
हो, जयपुर घराना हो, उसके बाद दरभंगा घराना हो, तो सभी घराना के बारे में आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा। ऐसा नहीं कि कहीं पर कुछ है कहीं पर कुछ है, नहीं। इकाई फर्स्ट में जो भी पढ़ना है वो पहले ऐड है, फिर इकाई सेकंड में जो भी पढ़ना है वो उसके बाद ऐड है। और इस तरह से आपको पीडीएफ दिखा भी दिए थे पिछले वीडियो में, जो चैनल के होम पेज पे आपको वीडियो मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा, उसमें दिखा भी चुके कि इकाई वाइज आपको उस पीडीएफ में मिल जाएगा पूरा। समझ गए? तो थ्योरी का पोर्शन में जिनका पेपर फर्स्ट होगा वो ये ले सकते हैं, जिनका पेपर सेकंड होगा वो ये ले सकते हैं। अब बात करें जैसे वाद्य यंत्र, उनके वादक से संबंधित प्रश्न, जैसे आपसे पूछा जाता है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, और इस तरह के क्वेश्चन आपके एसटीटी की बात करें तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा और मिनिमम क्वेश्चन 8 पूछा जाएगा और मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे 10 पूछा जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह का कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, जलीन दारूवाला का संबंध किस वाद्य यंत्र से था, इस तरह के क्वेश्चन को कहा जाता है वाद्य यंत्र, उनके वादक से संबंधित प्रश्न। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैक्सिमम 10 और मिनिमम 8 क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। और अगर आप लोग इस पीडीएफ को तैयार कर लेते हैं, केवल इसमें 112 ही क्वेश्चन है, तो आपका ये 8 से 10 नंबर जो है कंप्लीट हो जाएगा और फिक्स हो जाएगा। उसके बाद बात करें तो म्यूजिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब म्यूजिक में प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, चाहे वो बीपीएससी में हो, चाहे वो एसटीटी में हो, चाहे अन्य भी राज्य के जो एग्जाम होते हैं टीचर वाला, उसमें जो जितना भी क्वेश्चन पूछा गया ना म्यूजिक का प्रीवियस ईयर में पिछले 2, 3, 4, 5 साल में, वो सब क्वेश्चन जो है इसमें ऐड कर दिए। समझ गए? 300-400 के बीच में इसमें क्वेश्चन रहेगा, ये सब आपको कर लेना है। इससे क्या होगा, म्यूजिक का जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है ये आपको पता चल जाएगा। जब आप लोग ये सब कर लेते हैं तो आपको मिलेगा 500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि ऐसा नहीं कि इसके बाद मिलेगा, इसके बाद एक साथ ये सब पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ये सब आपको करना कैसे वो आपको बता रहे हैं, जैसे इस तरह से आपको करते आना है। फिर म्यूजिक का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 500 प्लस है, इसमें केवल 550 के करीब क्वेश्चन है। अगर आप लोग इस सबको कर लेते हैं तो आपका पूरा जो म्यूजिक का एसटीटी का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें 500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिए, समझ गए? तो इतना कुछ आपको कर लेना है। और जिनका भी पेपर फर्स्ट हो या सेकंड हो वो लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। तो जिनका पेपर फर्स्ट होगा वो पेपर फर्स्ट का लेंगे और जिनका पेपर सेकंड होगा वो पेपर सेकंड का लेंगे। और ये चारों पीडीएफ ले सकते हैं आप लोग। जैसे इसमें 5 पीडीएफ दिया हुआ, लेकिन जिनका पेपर फर्स्ट होगा वो एक ही ना लेंगे, जिनका पेपर सेकंड वो एक लेंगे। इस तरह से आप लोग 4 पीडीएफ को अच्छे से ले सकते हैं। और लेना किस तरह से, तो ऑलरेडी कई बार बता चुके हैं, ओनली 30 रुपीज़ आपको पे करना है। और ऐसा नहीं है, फिर भी बता देते, कई बार बता चुके, क्योंकि कई लोग ना इसी पर कॉल करके पूछते रहते हैं। इसका अलग अलग 30 रुपीज़ नहीं, यानी कि 30 रुपये इसका अलग अलग नहीं है। ये जो चारों पीडीएफ देख रहे हैं, चारों पीडीएफ का प्राइस है ओनली 30 रुपीज़, यानी कि 30 रुपये। समझ गए? ऐसा नहीं कि अलग अलग सबका है। और चारों पीडीएफ का प्राइस ओनली 30 रुपये, 30 रुपीज़ है। इतना कम इसीलिए रखें ताकि हर एक बच्चा इसको अफोर्ड कर सकेगा, ले सकेगा। समझ गए? अब देखिए लेना किस तरह से, तो ये देखिए नंबर है 7903820891। इस नंबर को जैसे ही आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के किसी भी में ऐड कीजिएगा तो उसमें क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा गौतम कुमार। समझ गए? उसमें क्या करना है, आपको 30 रुपया पे कर देना, उसका स्क्रीनशॉट ले करके आप लोगों को इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना। समझ गए? 30 रुपया। और कॉल नहीं कीजिएगा इस नंबर, फिर कई बच्चे इस पर कॉल करने लगते हैं, इसलिए कॉल करना ही नहीं, सिंपल वे में बता रहे हैं, इसलिए आपको इस तरह से ले लेना है। इस पर क्या करना है, 30 रुपया पे करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, व्हाट्सएप पे भेजना है, मैसेज कर देना। आपका जो भी पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो, पेपर फर्स्ट हो या सेकंड जो भी हो, आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, पीडीएफ आपको तुरंत मिल जाएगा। चारों पीडीएफ आपको तुरंत मिल जाएगा और इसको पढ़ करके आप लोग बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब फिर से आप लोग कॉल करके नहीं पूछेगा कि किस तरह से मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, पीडीएफ कैसा होगा, देखने के लिए आप लोग चैनल के होम पेज पे जा सकते हो। उस वीडियो में बता चुके कैसा कैसा पीडीएफ है, समझ गए? दिखा भी दिए थे, इसलिए आपको इस पर कॉल करना नहीं है। सिंपल सा है, 30 रुपये पे कीजिए, स्क्रीनशॉट भेजिए और ले लीजिए। समझ गए? और इसको पढ़ करके आप लोग पूरा सिलेबस अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। अब कोई बीपीएससी की प्रिपरेशन करें तो बीपीएससी के लिए अलग से उनको पीडीएफ मिल जाएगा। समझ गए? चलिए अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से एक मर्दाना गायकी है, यानी कि 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि मर्दाना गायकी कौन है, टप्पा, ठुमरी, ख्याल या ध्रुपद। तो ध्रुपद जो है एक मर्दाना गायकी है, यानी कि मर्द ही इसे अधिकतर गाते हैं, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, वायलिन में कितने तार होते हैं। वायलिन जो होता है इसमें कितने तार होते हैं, तो वायलिन जो है इसमें 4 तार होते हैं, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। याद रखेंगे आप लोग, वायलिन में कितने तार होते हैं, तो 4 तार होते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, जल तरंग वादन के लिए प्याले किस प्रकार रखे जाते हैं। जल तरंग वादन के लिए प्याले जो होते हैं वो किस प्रकार रखे जाते हैं, तो ये रखे जाते हैं अर्धचंद्राकार के तौर पे। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, जल तरंग वादन के लिए यानी कि जल तरंग को बजाने के लिए जो प्याले होते हैं वो किस प्रकार से रखे जाते हैं, तो ये रखे जाते हैं, याद रखिएगा, अर्धचंद्राकार के तौर पे। ठीक है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिलरुबा में मुख्य तारों की संख्या कितनी होती है। दिलरुबा जो होता है उसमें मुख्य तारों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती हैं दिलरुबा में मुख्य तारों की संख्या, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तानपुरे के दोनों षंडज में तार कितने सप्तक से मिलाए जाते हैं। तानपुरे यानी कि तानपुरा जो होता है उसके दोनों षंडज में जो तार होते हैं वो किस सप्तक से मिलाए जाते हैं। और सिंपल सा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप लोग कि तानपुरे के दोनों षंडज के तार किस सप्तक से मिलाए जाते हैं, तो मध्य से मिलाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हुडुक्का किस श्रेणी का वाद है। हुडुक्का भी क्या है तो याद रखिएगा आप लोग, आपसे अगर पूछा जाएगा इस 4 ऑप्शन में अगर कुछ दे देगा उसमें से रहेगा कि इस चारों में से कौन सा एक वाद्य यंत्र है, तो याद रखिएगा हुडुक्का भी क्या है तो एक वाद्य यंत्र है। और हुडुक्का जो है ना ये किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है, क्योंकि आपको ये सब पढ़ना है, आपके सिलेबस में मेंशन किया गया तत् को पढ़ना है, अनवद को पढ़ना है, धत्म को पढ़ना है, यहाँ पर धर नहीं धत होगा, इसके बाद सुशील वाद्य यंत्र को पढ़ना है, सबको आपको पढ़ना है, ये सब आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है। तो क्वेश्चन है हमारा हुडुक्का जो है ये किस श्रेणी का वाद होता है, तो अनवद श्रेणी का वाद होता है हुडुक्का, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रावण हत्यावाद किस श्रेणी में आता है। रावण हत्यावाद जो है ये किस श्रेणी में आता है, तो ये आता है तत् श्रेणी वाद में, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा ताल की कितनी जातियां बताई गई है। ताल जो है इसकी कितनी जाति बताई गई, यानी कि ताल के कितने जाति होते हैं, तो ताल के 5 जाति होते हैं। कितने होते हैं, तो ताल के 5 जाति होते हैं, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ताल के कितने प्राण होते हैं। ताल के कितने प्राण होते हैं, तो ताल जो होता है इसके 10 प्राण होते हैं, याद रखेंगे आप लोग 10 होते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ताल गति के लिए कितने ग्रह बताए गए हैं। ताल गति जो है इसके लिए कितने ग्रह बताए गए हैं, तो 4 ग्रह बताए गए हैं ताल गति के लिए, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग ताल गति के लिए कितने ग्रह बताए गए हैं, तो 4 ग्रह बताए गए हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रण क्रिया किस विधा से संबंधित है। प्रण क्रिया जो है या किस विधा से संबंधित है, तो प्रण क्रिया जो है तबला विधा से संबंधित है, ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा प्रण क्रिया जो है ये तबला विधा से संबंधित है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तबले की पुड़ी में चमड़े की कितनी परत होती है। तबले की जो पुड़ी है उसमें चमड़े की कितनी परत होती है, तो 3 परत होती है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। जितना क्वेश्चन आपको बताएं सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। और आप लोगों को ऑलरेडी ऊपर PDF के बारे में बता दें, उस PDF को लेकर के आप लोग बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। समझ गए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।